हाँ, तो हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो जिसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें प्रमोटर्स के पास परसेंटेज ऑफ शेयर्स अच्छे होने चाहिए। इसे पीछे रीजन क्या है? देखो, प्रमोटर्स के पास अगर शेयर अच्छे हैं, तो वो प्रमोटर्स जो है ना, कंपनी के लिए अच्छा काम करते हैं। मतलब वो पूरा जोर कंपनी पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके पास 74% शेयर हैं, उनकी भी तो वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि जो शेयर उनके पास वो 50 रुपए का था, अगर आज 5,000 रुपए का है, तो उनकी कैपिटल उतने टाइम्स, उनकी कैपिटल जो उनके पास शेयर्स है, वो भी तो बढ़ गए। 70% फोर शेयर इनके पास है, तो उनकी वैल्यू बढ़ रही है। तो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि उनकी पास जो कैपिटल है, वो उसकी वैल्यू बहुत बढ़े। जब शेयर प्रमोटर के पास से चले जाते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं? एक नॉर्मल वे में काम करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड ने जो शेयर हेल्ड कर रखे हैं, वो थोड़ा सेफ माने जाते हैं। More factors: size of the company. The size of the company that you are considering investing in play a crucial role in the amount of risk that you want to take for buying a stock. Dividend history के किस तरीके से कंपनी डिविडेंड देती है, रिवेन्यू ग्रोथ कि उसमें रिवेन्यू जो कंपनी की सेल्स है वो बढ़ रही है और उसकी अर्निंग बढ़ रही है। ये सब चीज हम जो है इस चीज को चेक करेंगे। तो ये फंडामेंटल में आप किस तरीके से देख सकते हो और कौन सी वेबसाइट पे देख सकते हो, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इससे रिलेटेड किसी ने अगर कुछ कुछ पूछना है तो बताइए, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो। चलिए, तो हम थोड़ा प्राइस अर्निंग के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस शेयर ऑफ ए प्राइस, अर्निंग इनकम, शेयर ऑफ प्राइस और अर्निंग में का बीच का जो रेशो है, वो प्राइस अर्निंग रेशो है। This ratio compare the stock's price with the company's earning per share. For example, if a company is trading at rupees 20 per share, that produce EPS of rupees 1, मतलब एक कंपनी का शेयर 20 रुपए है और उसके पर शेयर इनकम 1 रुपीज हो रही है। पर शेयर का इनकम का मतलब क्या होगा? मान लो एक कंपनी के 1 लाख शेयर है और उस कंपनी ने उस साल 1 लाख रुपया कमाया है, तो यानी पर शेयर इनकम कितनी आ रही है? 1 रुपए। Then its P ratio is 20, which means the share price is 20 times the company's earning on the actual basis. ठीक है, यानी कंपनी का पी जो है 20 है। द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑल्सो नोन एज ए पीई, P/E, or a PER is the ratio of a company's share price to the company's earning per share. The ratio is used for the valuing the companies and to find out whether they are overvalued or undervalued. P रेशियो निकालने का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑब्लिक अर्निंग पर शेयर। आइडियल पी ऑफ शेयर, मतलब वो कौन सा लेवल है जिसपे हम ये मानते हैं कि शेयर का पी अच्छा है। Comparison with the peers of the sectors more than 30 PE. This type of valuation is usually placed on only the fastest growing company by investors in the company's early stage of the growth. Once a company becomes more mature, it will grow more slowly
and the PE trend to decline. देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि जिन कंपनी का शेयर 30 के पीई से ज्यादा है, वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है और अभी अर्ली स्टेज पर हैं। जब वो अर्ली स्टेज पे होती है, क्या होता है कि उनकी टोटल इनकम जो है ना, वो सिर्फ कंपनी को एक्सपेंडिचर पे लगी हुई होती है, कंपनी को एक्सपेंड करने पे सारा खर्चा कर रहे होते हैं। तो उस समय क्या होता है, उनकी इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट तो नहीं बढ़ता, बट कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। यानी उनका अर्निंग पर शेयर तो नीचे गिरता रहता है, बट उनकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। जैसा कि अभी मैंने एटीजीएल में दिखाया कि उसका अर्निंग पर शेयर तो नहीं बढ़ रहा, बट लेकिन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू बढ़ती जा रही है। वो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करते जा रहे हैं। तो इनिशियली ऐसा होता है, लेकिन जैसे-जैसे कंपनी पुरानी होती जाएगी, उसका पीई जो है गिरना शुरू हो जाएगा। पीई गिरेगा, ठीक है? वो इस ऐसे होगा क्योंकि उसकी फिर अर्निंग पर शेयर बढ़ना लग जाएगा। आइडियल पीई फॉर निफ्टी, कि निफ्टी के लिए आइडियल पीई क्या है? इट हैज़ ट्रेडेड इन द पीई रेंज ऑफ 10 to 30 historically. Average PE of Nifty in the last 20 years was around 20. 20 ईयर का जो एवरेज पी निकाला है वो 20 आया है। सो पी इज बिलो 20 may provide good investment opportunity. Lower the PE below 20 more attractive and the investment potential. ये इन्वेस्टमेंट जो है उस स्टेज पे आपके लिए अच्छी है अगर 20 से नीचे होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं इसको, जब भी आपको 15-16 के पी पे हमारा इंडेक्स यानी निफ्टी मिलता है, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको बाय करने की। यानी वो इससे नीचे और नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो थोड़ा जाएगा फिर बाउंस आ जाएगा। इस पी रेशो के बेसिस पे ही हमने अपने जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैंने 16,000 नहीं, कितने का लो बनाया था उस टाइम पे, 16,000 समथिंग का लो बना था शायद। उस टाइम पे मैंने उन्हें क्लियर कह दिया था। हमारे ग्रुप में जो भी पुराने जुड़े हुए हैं, अनिल जी हैं जैसे, उस टाइम पे अनिल जी से और अपने कुछ लोगों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था कि मैंने कि ये अब वो लेवल आ गया है, यहाँ से मार्केट बाउंस देगी, यहाँ से मार्केट वापस अब ऊपर की ओर जाएगी, और वो लेवल है। और आज देखो 18,000 का लेवल है, वहां से उस लेवल से मार्केट नीचे कभी नहीं गई। क्यों अनिल जी, सही बोल रहा हूं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या था, मैंने नहीं बोला, हमारे जो फंडामेंटल थे वो बोल रहे थे कि अब हम 18 से नीचे आ गए थे उस टाइम पे, 18 to 17 आ गए थे। और जो हमारा कोरोना का टाइम था, जब हमने मिनिमम 16 टच किया था, जब कोरोना टाइम में हमने 16 टच किया है, और जब हम कोरोना सब चला गया तो आज 17 के लेवल पे खड़े हैं, तो हम क्यों गिरेंगे? हम नहीं गिरेंगे, हमें यहाँ से बाउंस करना है। जितनी हो सके यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते, तो ये टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और वहां से मार्केट बिल्कुल घूम गई थी। तो इसीलिए हमें करना क्या है, अगर हम सिर्फ फंडामेंटल पे काम करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना आप लोगों को। जिस दिन 16-17 के पी पे आपको शेयर मार्केट मिले, अपनी एफडी और म्यूचुअल फंड, मतलब एफडीज वगैरह में जहां पैसा रखा है या डेप्ट फंड में डाल रखा है, उस पैसे को निकाल कर सारे को ट्रांसफर कर दो शेयर मार्केट में, इंडेक्स में लगा दो। और जब वो 25 से ऊपर चला जाए, सारा पैसा शेयर मार्केट से निकाल लो
और फिर अपने डेट फंड में लगा दो। आप इस तरीके से अगर 20 साल तक फ्लक्चुएट कर लोगे ना, आपकी एवरेज सीएजीआर मैं बता दूं कम से कम 30% की आएगी। बट लेकिन जब पी 25 का मिलेगा ना, जब पी 25 का, उस समय मार्केट बहुत तेजी से भाग रही होगी ऊपर की तरफ, होगा क्या उस समय हमारे आप लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी पैसे निकालने की कि कहीं ये रैली हम मिस ना कर जाए, कहीं ये रैली हम मिस ना कर जाए। उस टाइम पे पैसा निकालने की हिम्मत नहीं होगी, और जब मार्केट गिर रही होगी उस टाइम पे पैसा लगाने की हिम्मत नहीं होती, और वहीं पे हम जो है फेल हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रख लो, जब हमारे को पी मिल रहा है 15 से 18 के बीच में, हमें ब्लाइंडली इंडेक्स में पैसा लगा देना है। अगर किसी शेयर में नहीं लगाना चाहते, निफ्टी में पैसा लगा दिया, निफ्टी 20 खरीद लिया हमने और उठा के उसको रख लिया। जब वो 25 पे आ जाए, वहां से पैसा निकाल लो और वो सारा पैसा उठा के एफडी में लगा दो, क्योंकि वो 25 से दोबारा 17-18 आएगी, उस टाइम एफडी से पैसा निकाल लेंगे, दोबारा मार्केट में लगा देंगे। कुछ नहीं करने की जरूरत, आराम से इस तरीके से आप कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने आप को रखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये पी का टॉपिक मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा है आप लोगों को इसके साथ डिस्कस करने के लिए। मैंने इन फैक्टर्स के अंदर भी पी बताया, बट आपको अलग से इसमें इसीलिए ही बताया है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कब हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड है, कब हमारी मार्केट अंडर वैल्यूड है। क्योंकि जब अगर मान लो निफ्टी बढ़ता जाए और हमारी कंपनी की कंपनियां जो उस निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड हैं उनकी इनकम तो गिरती हुई है, तो मार्केट कभी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं शेयरों से तो निफ्टी ने बढ़ना है। जब उनकी अर्निंग गिरेगी तो मार्केट गिरेगी, और वो शेयर गिरेंगे तो इंडेक्स गिरेगा। यानी पी को मेंटेन करने के लिए उनको अपनी इनकम अर्निंग पर शेयर इंप्रूव करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शेयर तो बढ़ता जाए और ईपीएस गिरती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरा आज का फंडामेंटल का एक टॉपिक था। इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई भी सजेशन हो वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किसी ने कुछ और नया चीज इसमें ऐड करनी हो बताइए, अगर उसमें मैं आप लोगों को और कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों के पास कोई नई चीज हो आप बिल्कुल शेयर करो, तो इसमें हो सकता है कि मुझे भी कुछ सीखने को मिले और जो हमारे जो साथी हैं उनको कुछ नई चीज सीखने को मिले। फंडामेंटल में आप लोग और कुछ भी ऐड करना चाहो जो जिसको लगता हो तो वो जरूर डिस्कस करें, क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसको आप जितना डिस्कस करोगे उतना आपका ब्रेन शार्प होगा, उतना ही आपके व्यूज क्लियर होंगे। और किसी भी चीज के लिए मतलब इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके व्यूज को क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके व्यूज क्लियर नहीं हो जाएंगे कभी भी आप गिरी हुई मार्केट में पैसा लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। और जो जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, मैं कल मुलाकात हुई मेरी एक से, मैंने भाई उससे पूछा भाई आप वो मतलब सी है, हमने आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते? कहते नहीं मैं पैसा नहीं लगाता, एक ही बार लगाया था। कब लगाया था? कोरोना टाइम में। क्या किया था? कुछ नहीं किया था, 10 लाख रुपए लगाए थे और 10 लाख रुपए लगा के और उसको मैंने 15 लाख रुपए कर लिए थे 6 महीने, और मैं निकाल के बाहर हो गया। भाई उसने देखा अपॉर्चुनिटी को कैच किया। बहुत से लोगों ने जब कोरोना ये सॉरी ये यूक्रेन और रशिया का ये लड़ाई हुई थी ना, उस दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी, बहुत लोगों ने पैसा लगाया। क्योंकि देखो जब शेयर गिर रहा है और आप उस टाइम पे शेयर बेच पा रहे हो, बेच क्यों पा रहे हो? शेयर क्यों बेच पाते हो? क्योंकि वहां पे बायर बैठा है ना। अगर बायर होगा ही नहीं तो आप बेच ही नहीं पाओगे शेयर को, क्योंकि शेयर को खरीदने बेचने के लिए दोनों चाहिए, बायर और सेलर दोनों चाहिए। तो बायर और सेलर होंगे जब ही तो होगा।
यानी जिस रेट पर आप बेच रहे हो शेयर को, उस रेट पे कोई खरीदने वाला भी बैठा है, तो वो खरीद क्यों रहा है उसको? उसका व्यू होगा अपना। तो हर लेवल पे हर किसी का व्यू अलग है। तो इसलिए जब कहते हैं ना, जो अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर एंट्री करनी है ना, हर समय सही है। कोई ऐसा समय नहीं है कि हम ये कहते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और ये मार्केट में पैसा लगाने के लिए सही समय है। अरे जब भी लगाना लगा लो, अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, और अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से बनाना चाहते हो, तो आप उस तरीके से बना सकते हो उसको। भाई आप व्यू है इसका, एक बंदे का 5 साल का व्यू है, ठीक है, गिरेगी ना, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई ना, कोई बात नहीं, होने दो, मैं तो लगा रहा हूँ पैसा, लगा लिया, 5 साल के लिए मैंने पैसा लगा लिया, कोई बात नहीं। फिर कुछ होगा, फिर और लगा दूंगा, फिर कुछ और होगा और लगा दूंगा, मैंने 5 साल बाद पैसा निकालना है बस। तो वो लोग जो है ना, अच्छा इन्वेस्टर बन जाते हैं, अच्छा कामयाब हो जाते हैं। जो बड़े-बड़े जो राकेश झुनझुनवाला, दमदमानी और ये सब जो नाम सुनते हो ना, ये अपॉर्च्युनिटी को कैच करके आगे बढ़े हैं। ये डे ट्रेडिंग नहीं करते, ये इंट्राडे ट्रेड नहीं करते। ये सिर्फ अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग पैसा लगा देते हैं। जब झुनझुनवाला ने टाइटन के शेयर खरीदे थे जब 1100-1200 रुपए का था, न्यूज़ में आया था। हाँ भाई, खरीदे उसने 1100-1200 रुपए में शेयर, और उस टाइम पे हो सकता है उस दिन न्यूज़ आई, उस दिन वो 5% बढ़ा, उसके बाद 3% रह गया। कईयों ने देखा, अरे यार ये तो अभी बढ़ा था और मैंने खरीदा, गिर गया, वो एग्ज़िट हो गया। भाई उसने उतने छोटे पीरियड के लिए थोड़ी लिया है, झुनझुनवाला ने, जो तुम जो है उस टाइम पे लेके और तुम उसको क्लोज़ करके बैठ गए हो। और 3000-3200 का शेयर होगा, ये 2700 का कितने का? इसने तो डबल कर लिया ना पैसा 2 साल में। तो वो चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो टाइम हॉरिज़न है वो डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि राकेश झुनझुनवाला ने खरीद लिया तो शेयर हम भी खरीद लें। भाई उसका व्यू 2 साल का है, तुम्हारा व्यू अगर 2 दिन का है, तो भैया फिर कोई फ़ायदा नहीं है शेयर खरीदने का। तो अभी क्या हुआ, मैं कल की मैं बात बताता हूँ। कल या परसों की बात है, टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया। टेक महिंद्रा कंपनी का रिजल्ट आया। उस दिन शेयर बढ़ के 1100 तक, हाँ 1100 तक गया और दोबारा ठंडा होके 1065 आ गया। और जब वो 1060-65 पे चल रहा था, तो उसी दिन मैंने बोल दिया था कि भाई हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे पोजिशनल के लिए, जब ये हमें 1050 के पास मिलेगा, 1050 के पास मिलेगा, तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिजल्ट अच्छा है, लेकिन क्या होगा, ये ऊपर भी जाएगा और दोबारा नीचे आएगा भी। वही हुआ, कल जो है वो 1040, शायद 1038 तक भी मिला वो शेयर, और मैंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी किया उसमें। हो सकता है 950 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा व्यू 3 साल का है ना, तो यही शेयर 1600-1700 को बिकेगा। तो टाइम ओरिजिन हमेशा ये फैक्टर रहेगा कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिया। मैंने क्या देखा, मैंने बेटर रिजल्ट देखा। मैंने क्या देखा, मैंने वैल्यूएशन देखी कि भाई टेक महिंद्रा का अभी पी रेशियो क्या है एट प्रेजेंट। स्टॉक पी है 19 के पास। अब इसके पीयर्स का देखते हैं। सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं इस टाइम पे? टेक महिंद्रा एंड विप्रो। क्या कंपनियां दोनों में से कोई बेकार है? दोनों में से कोई कंपनी बेकार नहीं है। क्यों नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट हम इसमें? तो ये तरीके हैं आपको कि ढूंढने के लिए कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। भाई मैंने विप्रो का रिजल्ट देखा, क्वार्टरली रिजल्ट जो है
जितनी भी ये कंपनीज हैं उनके मुकाबले ठीक रिजल्ट निकाला उसने, दैट मीन्स ठीक है कंपनी अपना, अभी उसकी जो है परफॉर्मेंस ठीक चल रही है, ठीक है। अच्छा वैल्यूएशन कितनी है, 19 की वैल्यूएशन है, मैं ठीक है बाय कर लो। और मैंने जिस दिन विप्रो 10% गिरा था, 10% गिरा था, कितना गिरा था शायद वो 380-82 रुपए के आसपास आ गया था अभी पिछले अक्टूबर मंथ में, उस दिन भी मैंने बोला था 380, 82, 84 वैल्यू पे जिसको ये स्टॉक मिल रहा है ले लो, हो सकता है 350 का रेट दिखाए, बट अगर आपका व्यू बड़ा है तो ये वैल्यूएशन आपको शायद दोबारा ना मिले। और देख लो 370-75 तक गया है, आप दोबारा 390, 95, 96 आ गया था अभी। तो धीरे धीरे क्या है, देखो रिस्क कितना रहा हमारा, रिस्क देखो नीचे की साइड हमारी रिस्क बहुत कम हो जाती है, ऊपर की साइड हमारी पूरी खुली हुई है। ये स्टॉक कितने पे था, इसका हाई 52 वीक हाई 727 का है, आपको 50% वैल्यूएशन पे एक क्लास का स्टॉक मिल रहा है, एक कैटेगरी का स्टॉक 50% लेस पे मिल रहा है। यानी आज की डेट में आकर अगर आप 350 रुपए के रेट पे इसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हो और चांसली 2 साल में अगर ये आपके पैसे को डबल कर दे तो क्या बुराई है इसमें। बट हमारे पास पेशेंस होना चाहिए कि भाई हाँ हम 2 साल तक इसमें बने रहेंगे या हम 700 के भाव तक बने रहेंगे कि जिस दिन 700 का भाव आएगा मैं निकल जाऊंगा। तो इस व्यू के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो क्लास को क्लोज करें। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। और इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। इस क्लास की वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक पीछे की क्लासेस की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली थी, इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि उनका कोई ऐसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, आपकी एजुकेशन में इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी। बट ये क्लास जो है आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अपने नोट्स बनाओ, अपने पॉइंट्स बनाओ कि क्या क्या तुम्हें करना चाहिए। आपको अपनी ट्रेडिंग करते वक्त हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहाँ तुम्हें नई चीज सीखने को मिली, अपने एक अगर नोट्स बनाओगे ना तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। एक अपनी एक डायरी बनाओ, एक पॉइंट बनाओ कि आप क्या गलती करते थे, क्या हमने नया सीखा, या क्या मुझे भी नया सिखाना है, क्या आप ना वो ग्रुप में शेयर करो कि आप इस पॉइंट को ऐड करो, ठीक है। ये भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो सब आप चीज इसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं जो है इस वीडियो की ये दोनों पार्ट जो है ये 2 पार्ट में बनी हुई है, मैं दोनों उसके यूट्यूब पे डालूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसको जरूर देखना, ठीक है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।